डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पैट्रिक प्रिंगल के मजमून अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पर बात करेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 में स्कॉटलैंड के इलाके आयरशायर में पैदा हुए। आप एक बायोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, फिजिशियन और फार्माकोलॉजिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। आपकी मशहूर ज़माना दरियाफ्त का नाम पेनिसिलिन है। आपको 1944 में सर का खिताब दिया गया और 1945 में आपने प्रोफेसर हॉवर्ड फ्लोरी और डॉक्टर E.B. चेन के हमरा मुश्तरका तौर पर नोबेल इनाम हासिल किया। 1999 में आपको टाइम मैगजीन की तरफ से जारी की गई 20वीं सदी की 100 अजीम शख्सियात में शामिल किया गया और 2009 में होने वाली वोटिंग में आपको स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाली ऑल टाइम ग्रेट पर्सनैलिटीज की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर चुना गया। अब आते हैं आज के मजमून पर। इस मजमून के बिल्कुल आगाज में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पहले मेडिकल के शोबा में जो कुछ हो चुका था या जो हो रहा था उस पर मुख्तसर बात की गई है और इसके बाद पैट्रिक प्रिंगल फ्लेमिंग के हालाते जिंदगी के साथ साथ उनके साइंसी कारनामों पर रोशनी डालते हैं। यानी अपनी सहूलत के लिए हम इस मजमून को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 प्री फ्लेमिंग वर्ल्ड, नंबर 2 अर्ली लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नंबर 3 डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। अब हम इसी तरतीब के साथ इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्री फ्लेमिंग वर्ल्ड पर। पैट्रिक प्रिंगल लिखते हैं कि 2 आदमियों ने थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में इनकलाब बर्पा किया। उनमें से एक लुई पैस्टर था जिसने जरासीम को दरियाफ्त किया था और ये बताया था कि बीमारियां उन छोटे छोटे जानदार जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज या जर्म्स कहते हैं की वजह से पैदा होती हैं। और दूसरे शख्स का नाम जोसेफ लिस्टर था जिसे बाद में लॉर्ड लिस्टर के नाम से पुकारा गया। उसने जरासीम को मारने का सबसे पहला तरीका दरियाफ्त किया था। लुई पैस्टर ने बताया कि जरासीम चूंकि जिंदा जानदार होते हैं लिहाजा इन्हें मारा भी जा सकता है। इन्हें मारने के लिए 2 चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक है हरारत यानी हीट और दूसरी चीज है कोई खास केमिकल जिसे हम एंटीसेप्टिक यानी जरासीम कुश दवाई भी कह सकते हैं। जैसे कि कार्बोलिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो जरासीम को मारता है और यही वो केमिकल था जिसको लॉर्ड लिस्टर ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। लिस्टर से पहले ये होता था कि अक्सर डॉक्टर सर्जरी के दौरान मरीज को जरासीम का शिकार कर देते थे। उनके ऑपरेशन टेबल और सर्जरी के आलात पर मौजूद जरासीम मरीज के खुले हुए जख्मों के जरिए उसके जिस्म के अंदर चले जाते थे। लॉर्ड लिस्टर ने यह किया कि वो किसी भी ऑपरेशन से पहले कार्बोलिक एसिड के जरिए अपने सर्जरी के आलात को जरासीम से पाक करता था। उसने अपने हाथों पर, मरीज की जिल्द पर और हत्ता के ऑपरेशन थिएटर की फिजा में मौजूद जरासीम को मारने के लिए भी कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू किया। लॉर्ड लिस्टर का मकसद ये था कि सर्जरी के दौरान मरीज को जरासीम का शिकार होने से बचाया जाए, यानी बीमारी के जरासीम को मरीज के जिस्म में दाखिल ही ना होने दिया जाए और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हुआ। लेकिन वो जरासीम जो मरीज के जख्मों में या उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो चुके हों उनको मारना ज्यादा मुश्किल काम था। अगरचे कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करके इन जरासीम को मारना भी मुमकिन था, लेकिन जल्द ही ये बात सामने आ गई कि जो केमिकल जरासीम को मारते हैं वो जिस्म के हुलियों को भी तबाह कर देते हैं। लिहाजा कार्बोलिक एसिड को जख्मों की सफाई करने के लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा करने से जिस जगह पर जख्म होता था वो जगह मजीद खराब हो सकती थी। इसके बाद कार्बोलिक एसिड को मरीज के खून में इंजेक्शन के जरिए दाखिल करने का तजुर्बा किया गया, लेकिन ऐसा करने से भी फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि खून में मौजूद तमाम जरासीम को मारने के लिए कार्बोलिक एसिड की इतनी डोज देना पड़ती थी कि इससे मरीज की मौत यकीनी हो जाती थी। पैट्रिक प्रिंगल हमें बताते हैं कि इस तमाम मामले की असल हकीकत को मेचनिकॉफ सामने लेकर आया। वो एक माहिर जरासीम था और लुई पैस्टर का शागिर्द भी था। उसने खून में मौजूद व्हाइट सेल्स यानी सफेद खुलियों को दरियाफ्त किया जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। उसने ये भी बताया था कि ल्यूकोसाइट्स असल में बीमारी के खिलाफ एक कुदरती ढाल हैं। जब जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये व्हाइट सेल्स एक फौजी लश्कर की तरह उन पर हमला कर देते हैं और मरीज के जिस्म में जरासीम और सफेद खुलियों के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो जाती है जो उस वक्त इख्तिताम पजीर होती है जब ये सफेद खुलिये तमाम जरासीम को मार देते हैं। दूसरी सूरत में अगर जरासीम ज्यादा ताकतवर हों तो वो तमाम सफेद खुलियों को तबाह कर देते हैं और इसका नतीजा मरीज की मौत की सूरत में निकलता है। कार्बोलिक एसिड और बाकी तमाम केमिकल्स जो उस जमाने में जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे
ان میں یہی مسئلہ تھا کہ وہ خون میں موجود سفید خلیوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچاتے تھے، لہٰذا انہیں خون کے اندر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب کسی ایسی چیز کی تلاش جاری تھی جو صرف اور صرف جراثیم کو مارے اور بیماری کے خلاف لڑنے والے سفید خلیوں کو خراب نہ کرے بلکہ انہیں مزید طاقتور بنائے۔ تو یہ کچھ پس منظر بیان کرنے کے بعد پیٹرک پرنگل الیگزینڈر فلیمنگ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ فلیمنگ 8 افراد کی فیملی میں سب سے چھوٹا تھا۔ جب اس کی عمر 7 سال ہوئی تو اس کے والد کی وفات ہو گئی۔ اس کے بھائی ہیو نے کھیتوں کا انتظام سنبھال لیا۔ 10 سال کی عمر میں اس نے ڈارول سکول میں داخلہ لیا اور ان دنوں گھر میں یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ اسے اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے یا بھائیوں کے پاس زمینوں پر واپس آ جانا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے تعلیم ہی جاری رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ کلمارنک اکیڈمی میں چلا گیا۔ 14 سال کی عمر میں وہ لندن آیا اور اگلے 2 سالوں تک ریجنٹ اسٹریٹ پولی ٹیکنک میں پڑھتا رہا۔ اس کے 3 بھائی پہلے ہی لندن میں تھے، جن میں سے ایک نے گلاسکو یونیورسٹی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور ایک آکیولسٹ یعنی آنکھوں کا ڈاکٹر بنا۔ دوسرے 2 بھائی آپٹیشنز یعنی اینک ساز بن گئے۔ ان کی ایک بہن نے اسکاٹ لینڈ میں ایک ڈاکٹر سے شادی کر لی، جبکہ دوسری بہن نے ایک ویٹرنری سرجن یعنی جانوروں کے ڈاکٹر سے شادی کی۔ اگرچہ فلیمنگ اور اس کے بہن بھائی ایک زراعت سے منسلک خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اب اس فیملی کے زیادہ تر افراد میڈیکل کے شعبہ سے وابستہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کی فیملی کو میڈیکل فیملی یا ڈاکٹرز فیملی بھی کہا جاتا تھا۔ 16 سال کی عمر میں فلیمنگ نے پولی ٹیکنک کو چھوڑ دیا۔ اس کے پاس تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے لیڈن ہال اسٹریٹ میں جہازوں کی ایک فرم میں بطور کلرک جاب کرنا شروع کر دی۔ اس کمپنی میں اس نے 4 سال تک ملازمت کی۔ 20 سال کی عمر میں اسے وراثت میں سے ایک حصہ ملا۔ یہ کوئی زیادہ رقم نہیں تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ وہ کسی بھی اسکول میں داخلہ لے سکتا تھا۔ اس کے بھائی تھامس نے اسے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ ان دنوں لندن میں میڈیکل کی تعلیم دینے والے کوئی 12 اسکول تھے۔ فلیمنگ نے سینٹ میری ہسپتال کے میڈیکل اسکول کا انتخاب کیا۔ یہاں اس نے 1906 میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر اسی ہسپتال کے میڈیکل سٹاف میں شامل ہو گیا۔ پھر یہاں اس نے 8 سال تک سر ایلمروتھ رائٹ کے ساتھ کام کیا۔ یہ ایک برطانوی بیکٹیریولوجسٹ اور امیونولوجسٹ کے طور پر مشہور ہیں۔ یہ پریونٹیو میڈیسن پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے الیگزینڈر فلیمنگ کو بہت متاثر کیا۔ یاد رہے کہ جارج برنارڈ شا، جو سر ایلمروتھ رائٹ کے دوست بھی تھے، انہوں نے اپنے مشہور زمانہ ڈرامے دی ڈاکٹرز ڈائلیما میں اصل میں انہی کو ایک لافانی کردار کے طور پر پیش کیا ہے۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو الیگزینڈر فلیمنگ نے RAMC یعنی رائل آرمی میڈیکل کور میں شمولیت اختیار کر لی اور جراثیم پر اپنی تحقیق جاری رکھی۔